नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रसाद। आप पढ़ रहे हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण अपने चैनल स्टडी इन वेद भवन। आज हम पढ़ेंगे वाक्य। परिभाषा देखें। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ये मैंने वाक्य की बिल्कुल छोटी सी परिभाषा बनाई है, जो मेरे हिसाब से वाक्य का पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रही। लेकिन अगर जैसे वाक्य के 8 तत्व होते हैं, एक बड़ी सी परिभाषा में बनाता तो मेरे हिसाब से समझने में थोड़ा कठिनाई आती। इसलिए मैंने समझाने के लिए बिल्कुल छोटी सी परिभाषा बनाई है। आप तो ये देखो, मुख्यतः कि सार्थक शब्दों का जो समूह होता है वही वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग देखें तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य और दूसरा विधेय। आओ इनको विस्तार से समझें। उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं। उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे यानी कहने वाले शब्द को कर्ता उद्देश्य कहते हैं, अर्थात उद्देश्य को ही कर्ता कहते हैं। मुख्यतः आप देखो, वाक्य में जो कर्ता आता है वही उद्देश्य कहलाता है। कर्ता को छोड़कर जितना भी वाक्य बचा हुआ है वो विधेय कहलाता है। उदाहरण देखें, जैसे राम ने रावण को मारा। इसमें राम ने यानी कर्ता ने, तो राम ने जो शब्द आया है वो उद्देश्य है और बाकी का बचा हुआ विधेय है। दूसरा उदाहरण देखें, जैसे बालक घर जाते हैं, तो बालक जो कर्ता है वो उद्देश्य है और बचा हुआ विधेय है। इनमें राम ने, बालक जो शब्द आए हैं ये उद्देश्य हैं, इनके विषय में कुछ कहा गया है। अथवा यूँ कह सकते हैं कि वाक्य में जो कर्ता हो उसे उद्देश्य कह सकते हैं। उद्देश्य का विस्तार यानी कर्ता का विस्तार। तो उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, यानी कभी कभी उद्देश्य पूरा नहीं आता यानी कर्ता पूरा नहीं आता, तो संपूर्ण कर्ता दर्शाने के लिए, प्रकट करने के लिए वहाँ पर उद्देश्य का विस्तार करना पड़ता है। तो देखिए, उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह उद्देश्य विस्तार कहलाते हैं। जैसे मेरे भाई लक्ष्मण को क्रोध अधिक आता है, तो इसमें जो कर्ता है वो लक्ष्मण है। लक्ष्मण के आगे मेरे भाई जो शब्द आया है वो उद्देश्य का विस्तार है यानी कर्ता का विस्तार है। 2015 में रीट में सेकंड लेवल हिंदी में, यानी हिंदी फर्स्ट भाषा में, यहाँ से मतलब प्रश्न बना था कर्ता का विस्तार से। तो इसको आप ठीक से देखें, उद्देश्य के विस्तार को ही यानी कर्ता विस्तार कहते हैं। चलो दूसरा देखेंगे, विधेय। विधेय क्या होता है ये बहुत समझो आप। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है अथवा उद्देश्य यानी कर्ता जो कुछ कार्य करता है वह सब विधेय कहलाता है। विधेय यानी कर्म या क्रिया। जैसे राम बाजार जाता है, राम जो है वो कर्ता है यानी वो उद्देश्य है, और बचा हुआ बाजार जाता है, बचा हुआ शब्द विधेय कहलाता है। अब विधेय का विस्तार भी देखेंगे हम। विधेय का विस्तार, मूल विधेय को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे विधेय का विस्तार कहलाते हैं। जैसे वह अपने पेन से लिखता है, इसमें अपने विधेय का विस्तार है, क्योंकि विधेय इसमें पेन है और पेन से लिखता है अपन, इसको भी माने संपूर्ण को, क्रिया और कर्म दोनों को। तो पेन कर्म है और लिखता है क्रिया है, तो इसका विस्तार जो बचा है वो अपने जो शब्द आया है वो विधेय का विस्तार है। तो विधेय का मतलब अब समझ गए आप, या कर्म या क्रिया। क्रिया या कर्म क्या कहलाते हैं? विधेय। तो कर्म का विस्तार देखें। इसी तरह कर्म का विस्तार हो सकता है, जैसे मित्र अच्छी पुस्तकें पढ़ो, इसमें अच्छी कर्म का विस्तार है, क्योंकि पुस्तकें क्या है इसमें कर्म।
मित्र तो कर्ता है जिसे हम उद्देश्य कहेंगे। और पढ़ो क्रिया, क्रिया भी विधेय के अंतर्गत आती है। पुस्तकें यानी कर्म, यह भी विधेय के अंतर्गत आती है। अब बच्ची क्या, अच्छी। अच्छी जो है यहाँ पर कर्म का विस्तार है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखें क्रिया का विस्तार। इसी तरह क्रिया का भी विस्तार हो सकता है, जैसे राम मन लगाकर पढ़ता है। मन लगाकर ये क्रिया का विस्तार है, क्योंकि क्रिया क्या है यहाँ पर, पढ़ना, और इसका विस्तार मन लगाकर। राम शब्द क्या है, उद्देश्य। वेरी गुड। चलो आप अब समझ गए आप विधेय और उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं। क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, कर्ता, और विधेय कर्ता को छोड़कर जितना भी शेष बचा हुआ वाक्य का भाग, जिसमें क्रिया भी हो सकती है और कर्म भी हो सकता है ना, दोनों भी हो सकते हैं। अब देखेंगे हम रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। तो यहाँ से देखेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के एवं अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं देखें। साधारण या सरल वाक्य, साधारण वाक्य भी कह सकते हैं, सरल वाक्य भी कह सकते हैं। साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, ये रचना की दृष्टि से हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जो हम देखेंगे यहाँ पर लास्ट में। नेक्स्ट वीडियो में इनको विस्तार से पढ़ेंगे। 2015 वाली रीट में सेकंड लेवल हिंदी फर्स्ट भाषा में यहाँ से प्रश्न बना था इच्छार्थक वाक्य से। तो ये रीट वालों के लिए भी बहुत उपयोगी बिंदु है वाक्य। 2015 में यही वाक्य में से ही 3 प्रश्न बनाए गए थे। तो ये देखिए आप कितना इम्पोर्टेंट है ये। हम देखेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। मिश्रित को मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य भी कह सकते हैं। तो आइए देखेंगे साधारण वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। अब समझ गए उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं। वह साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे बच्चा दूध पीता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। अब आप बताओ इसमें सीता शब्द क्या है, उद्देश्य है या विधेय है। उद्देश्य है, बिल्कुल, ये सीता इसमें उद्देश्य है और शेष बचा हुआ विधेय। चलो अब पढ़ेंगे हम संयुक्त वाक्य। 2 अथवा 2 से अधिक साधारण वाक्य योजक से यानी समुच्चय बोधक यानी अव्यय से जुड़कर संयुक्त बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर नाम ही लिखा हुआ है संयुक्त। संयुक्त यानी बड़ा वाक्य। और 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर जोड़ने का जो काम करता है वो योजक करता है। योजक होते हैं जैसे पर, किंतु, और, या आदि। तो फिर से देखें, 2 अथवा 2 से अधिक साधारण वाक्य योजक से जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। तो इसमें देखिए ये और जो जुड़ा हुआ है ये योजक है। इसमें 2 साधारण वाक्य जुड़े हुए हैं। 2 साधारण वाक्य जुड़कर एक वाक्य बन चुका है। राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। ये इस प्रकार भी आ सकता है, राम और श्याम खेलते हैं, या राम और श्याम पढ़ते हैं। और अगर जुड़ गया यानी योजक जो जुड़ गया, योजक जुड़ते ही वाक्य संयुक्त हो जाता है। योजक यानी समुच्चय बोधक यानी अव्यय, ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें संयोजक, वियोजक, विकल्प सूचक, परिणाम बोधक। इनकी चर्चा हम जब विकारी और अविकारी शब्द पढ़ेंगे उस समय विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे। अभी तो हम देख रहे हैं रचना की दृष्टि से वाक्य, जिसमें हमने देखा प्रथम साधारण, द्वितीय संयुक्त, और तृतीय देखेंगे हम मिश्रित वाक्य, जिसे मिश्र वाक्य भी कह सकते हैं। तो शुरू करें। मिश्रित वाक्य, जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर
एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है, तब ऐसे रचित वाक्य ही मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। पहचान अगर हम देखें तो वाक्य में जो की या है कि आदि जोड़े होते हैं। जैसे कि संयुक्त वाक्य में योजक होता है, उसी प्रकार इसमें वाक्य जो की से जुड़े होते हैं या की से या है की से जुड़े होते हैं। ये इनकी पहचान होती है। विशेष देखें, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा, मुख्य उपवाक्य की पुष्टि, समर्थन, स्पष्टता, विस्तार हेतु ही आश्रित वाक्य आते हैं। आश्रित वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं या उपवाक्य किसे कहते हैं। तो आश्रित वाक्य ही उपवाक्य कहलाते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। ये अभी रीट के एग्ज़ाम में हिंदी में ही ये प्रश्न आया हुआ था, उपवाक्य किसे कहते हैं। तो इस प्रकार तो देखिए, संज्ञा, ये 3 प्रकार के होते हैं उपवाक्य, जिसे हम आश्रित वाक्य भी कह सकते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इनको विस्तार से और पढ़ते हैं। संज्ञा उपवाक्य, जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आते हैं तब वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे राम चाहता है कि मैं यहाँ कभी न आऊँ। देखिए, इसमें यहाँ कि मैं कभी ना आऊँ, यह संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य कैसे है? क्योंकि राम चाहता है, यहाँ तक वाक्य जो है वो प्रधान वाक्य है और इसके बाद में वाक्य जुड़ा हुआ है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ, ये आश्रित उपवाक्य है। इस प्रकार ये मिश्र वाक्य हो गया, क्योंकि इसमें एक प्रधान और एक आश्रित वाक्य होते हैं। और पहचान के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था? जो की आ जाए या है कि आ जाए। तो इसमें है कि आया हुआ है। राम चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ। अब ये संज्ञा किस प्रकार है? क्योंकि इसमें आश्रित में बताया है कि किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आए। तो यहाँ पे राम क्या है? राम संज्ञा है। प्रधान वाक्य में राम क्या है? संज्ञा है। इसलिए ये जो आश्रित वाक्य है ये संज्ञा पर आश्रित है, इसलिए ये संज्ञा उपवाक्य है। दूसरा देखें, विशेषण उपवाक्य, ये विशेषण पर निर्भर रहता है। देखिए, जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, वो क्या कहलाते हैं? वो विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे, जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली थी। पुरस्कार स्वरूप में स्पेस आना चाहिए था, चलो टाइपिंग में हो जाता है। यहाँ जो घड़ी मेज पर रखी है, यह विशेषण उपवाक्य है। घड़ी मेज पर रखी हुई है, घड़ी कौन सी है? जो पुरस्कार स्वरूप मिली हुई है। तो इस प्रकार ये विशेषता बता रहा है। तो घड़ी की विशेषता बता रहा है। घड़ी क्या है? इसमें घड़ी संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता क्या है? कब मिली थी घड़ी? पुरस्कार स्वरूप, इसलिए ये विशेषण उपवाक्य है। फिर से देखिए, जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है। यहाँ जो घड़ी मेज पर रखी है यह विशेषण उपवाक्य है। क्योंकि घड़ी क्या है? संज्ञा है। क्या संज्ञा नहीं है ना? संज्ञा ही है। चलो संज्ञा मान लिया, संज्ञा है। लेकिन इसकी संज्ञा की क्या दूसरे आश्रित वाक्य में क्या बताई जा रही है? विशेषता। कि क्या विशेषता बताई जा रही है? वो क्या मिली थी? कब मिली थी? पुरस्कार स्वरूप मिली हुई थी। तो ये पुरस्कार स्वरूप इसकी क्या बता रहा है? विशेषता। इसलिए ये विशेषण उपवाक्य है। तीसरा देखें, क्रिया विशेषण।
क्रिया विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य। जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है, जैसे कि इसमें आया है पहले वाले वाक्य को हम मुख्य वाक्य भी कहते हैं या प्रधान वाक्य भी कहते हैं। पूरा नाम है उसका प्रधान उपवाक्य। तो देखिए, जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की विशेषता बतलाता है तब वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था। जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था। यहाँ पर जब वह मेरे पास आया, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है क्योंकि यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। जब वह मेरे पास आया तब मैं क्या था, मैं सो रहा था। सोना क्रिया है और इसकी विशेषता क्या है, देखिए क्रिया विशेषण। मैं क्या कर रहा था, जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था। ठीक है, इस प्रकार ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। देखो मैंने पहचान बताई थी, जो कि या है कि आते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते। लेकिन इसमें देखो ये साधारण वाक्य तो नहीं है, इसमें संयुक्त के लिए कहीं योजक नहीं लगा हुआ, तो फिर ये तीसरा मिश्रित या मिश्र वाक्य ही रहेगा। देखिए, जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था। तो अब देखिए ये दो वाक्य हो गए, तो सरल या साधारण वाक्य नहीं है, और बीच में योजक नहीं जुड़ा हुआ, और किंतु परंतु लेकिन या अथवा ये नहीं जुड़े हुए, अतः ये संयुक्त भी नहीं है, तो फिर तीसरा ही रहेगा ना, मिश्र। इस प्रकार इनकी पहचान हम कर सकते हैं। और क्रिया विशेषण आप समझ गए, इसमें क्रिया की विशेषता बता रही है कि जब वो मेरे पास आया, आना क्रिया है, और तब मैं क्या कर रहा था, मैं सो रहा था, इस प्रकार। अब देखेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, और इनको हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो आप देख लो इन 8 प्रकारों को, इनके नाम देख लो, फिर हम अगले वीडियो में इनको विस्तार से पढ़ेंगे। और मैंने आज अभ्यास प्रश्न भी नहीं बनाए। जब ये वाक्य पूरा कल या परसों इसका दूसरा जब पार्ट आएगा, तब फिर लास्ट में हम सभी के प्रश्न बनाएंगे। ये मैंने बताया यहाँ पर रीट में, यहाँ से एक प्रश्न आया था इच्छार्थक वाक्य से, तो ये रीट वालों के लिए भी बहुत उपयोगी है ये वीडियो, अगर ध्यान से देखें तो। ठीक है, ये अपना चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, स्टडी इन वेद भवन। धन्यवाद।